हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी बहुत ही सरल परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हम कोई भी वाक्य जब हिंदी में लिखते हैं तो इन सब के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता है। यानी इनमें से कुछ ना कुछ तो वाक्य में होता ही है, तभी वाक्य पूर्ण बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है। तो संज्ञा या सर्वनाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रत्येक वाक्य के लिए, तो इसे हमें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संज्ञा हम तीसरी क्लास से समझना शुरू करते हैं, फिर भी हम कई बार भूल जाते हैं। अगर हम सावधानी पूर्वक इसे पढ़ेंगे तो हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है पशु। पशु क्या है? जाति। सुंदरता, सुंदरता क्या है? गुण। सुंदर होना, कुरूप होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये गुण है। अब भाव, भाव की बात की है यहाँ पर। व्यथा, करुणा, प्रेम, जो मन के भाव होते हैं आपके। इसके अलावा है व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की पहचान। मोहन, राम, सीता, रहीम इत्यादि जो भी शब्द उसमें आएंगे, व्यक्ति का नाम इत्यादि। इसके बाद आया है स्थान। स्थान में यहाँ पर दिल्ली दे रखा है, तो जयपुर है, बीकानेर है, अन्य किसी राज्य का नाम है या जिले का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, तो वो हम स्थान के रूप में देखते हैं। इसके बाद आती है क्रिया। किसी भी कार्य को करना, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मारना, जाना, खाना, पीना इत्यादि, जो भी क्रिया, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, तो वाक्य में किसी न किसी कार्य के बारे में तो बताया ही जाता है, तो वह भी संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर बताई है संज्ञा की कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है समूहवाचक संज्ञा और चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवी है भाववाचक संज्ञा। अब हम इन संज्ञाओं को समझने के लिए इन शब्दों के अर्थों को अगर समझ लें तो हमें संज्ञा भी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी स्थान का नाम आ जाता है, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, बीकानेर, कुछ भी है नाम स्थान का, जगह का नाम, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी इत्यादि, तो वस्तु का नाम वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ पर नीचे दे रखा है जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम। जैसे किसी देश का नाम आ गया, किसी राज्य का नाम आ गया, किसी शहर का नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, रामायण पुस्तक का नाम आ गया, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ उसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समस्त जाति का बोध होता हो, जैसे घोड़ा, हम घोड़ा कहते हैं तो किसी एक घोड़े की हम बात नहीं करते। अगर हमने किसी घोड़े का नाम रख दिया है और हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। लेकिन घोड़ा हम कह रहे हैं
तो घोड़े, जितने भी घोड़े हैं, हम उन सब की बात कर रहे हैं। संसार में जितने भी घोड़े हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा आ गई। और फूल, फूल में भी हम किसी विशेष फूल का नाम नहीं ले रहे, हम फूल कह रहे हैं। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, तो हम सिर्फ पुष्प की बात कर रहे हैं, उनके प्रकारों की बात नहीं कर रहे। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, इसमें सारे पुष्प आ जाते हैं, सारे फूल आ जाते हैं। फिर मनुष्य, मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक मनुष्य की किसी एक जाति की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। अब हम कर रहे हैं वृक्ष की बात। वृक्ष कोई सा भी हो सकता है, नीम, पीपल, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो सब वृक्ष में आ जाते हैं। तो वृक्ष कैसा होता है, वृक्ष क्या होता है? हम एक साधारण वृक्ष के लाभ हानि की बात कर रहे हैं, हम किसी विशेष वृक्ष की बात नहीं कर रहे। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अपना है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य कैसा होता है? कोई भी पतली चीज, उसे हम द्रव्य कहेंगे। लिक्विड, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार से धातु होती है, तो उसे भी रसायन इत्यादि, धातु इत्यादि, तो उनको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है। तो अनकाउंटेबल चीज को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं। तो इसमें देखिए पानी है, लोहा है, तेल है, घी है, दाल है इत्यादि। तो इन सब चीजों को द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया गया है। अब देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूह, संगठन, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे व्यक्तियों का जो समूह होता है। लेकिन समूह ऐसे नहीं होता कि कहीं से भी आकर भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसको तो हम सिर्फ भीड़ कहेंगे। लेकिन कुछ समूह विशेष समूह होते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु के समूह का। तो यहां पर देखिए परिवार की बात आई है। परिवार में व्यक्तियों का समूह है, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं एक दूसरे से, इसलिए ये एक अलग समूह है। कक्षा, कक्षा में भी समूह है, लेकिन रिलेटेड है कि सभी वहां पर विद्यार्थी होंगे। कक्षा है, वहां पर विद्यार्थी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कक्षा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कक्षा की छवि उत्पन्न हो जाती है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं कक्षा में। तो ये समूहवाचक संज्ञा हुई। सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि यहाँ पर उनकी एक पहचान होती है कि उन्होंने जिस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी होती है, जिस प्रकार से हथियार हाथ में लिए हुए होते हैं, या जिस तरह की भी चीज़ें उनके साथ दिखाई जाती हैं, और जिस तरह का अनुशासन उनका होता है, तो वो सेना में दिखाई देता है। इसके अलावा हमें भीड़, भीड़ जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब कोई व्यक्ति कहीं से आया, कोई व्यक्ति कहीं से आया, उनकी कोई पहचान नहीं है, तो वो भीड़ कहलाएगी। जिनकी कोई खास पहचान नहीं है, उन्हें हम भीड़ कहते हैं। बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कहीं मेले मगरिये में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम भीड़ कहते हैं। पुलिस, पुलिस भी एक समूह है, लेकिन यहाँ पुलिस की पहचान होती है उसकी, उनकी वर्दी से, उनके क्रियाकलाप से, और उनके पास जो साधन होते हैं या उनका जो कार्य होता है उससे उनकी पहचान होती है। तो समूहवाचक संज्ञा में कुछ समूह ऐसे आते हैं जिनकी पहचान होती है, कुछ समूह ऐसे आते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में संबंध होता है, जैसे परिवार के व्यक्ति, उनका आपस में संबंध होता है। कक्षा में भी जो जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, सबका आपस में आपसी संबंध है। सेना है, पुलिस है, ये एक प्रकार के हमको समूह का बोध कराती है। और भीड़, भीड़ भी है तो समूह, लेकिन इसमें सब अलग अलग हैं। व्यक्तियों की भीड़, लेकिन बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारा समूह है इसमें, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अब आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव कोई भौतिक चीज नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किस में आ जाएगा? पदार्थ की अवस्था में, व्यक्ति की अवस्था में आ जाएगा। जैसे बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था, तो ये चीज अवस्था में आ जाएंगी। इसके बाद है मिठास। मिठास आ गया, गुण दोष आ गया। मिठास का गुण है। इसी प्रकार से खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा, ये पदार्थ के गुण हैं। इसके बाद आती है भाव या दशा। जैसे चढ़ाई, चढ़ाई का भाव है, चढ़ाई है, उतराई है, इस तरह से भाव है। थकावट है, तो ये भी भाव में आ जाएगा। तो गुण दोष, अवस्था, भाव या दशा। मोटापा, मोटापा दशा में आ जाएगा। व्यक्ति की दशा, मोटा होना, पतला होना, उसका भाव नहीं है, उसकी दशा है, दिखाई देते है। मोटापा होना दिखाई देता है, तो मोटापा दशा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो हमें इनको याद कर लेना चाहिए, और प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उसी प्रकार से हमें इसका उत्तर देना चाहिए। जैसे प्रश्न आएगा, संज्ञा की परिभाषा लिखें, तो हमें लिखना है संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को कहते हैं। बस हमें इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। दूसरा प्रश्न हो सकता है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। यहां प्रश्न के 2 भाग हो गए। एक तो संज्ञा की परिभाषा दीजिए, दूसरा हो गया उदाहरण सहित समझाइए। तो आप उदाहरण सहित समझाएंगे। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना आदि। ये उदाहरण सहित हो गया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि संज्ञा और उनके प्रकारों का वर्णन करें। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब आप में इसमें संज्ञा के प्रकारों का वर्णन करना है। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकारों का वर्णन करें। यहाँ भी प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा आ जाएगी कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग में आप लिखेंगे, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी समूहवाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं भाववाचक संज्ञा। अब एक प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए संज्ञा के 5 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहां पर आपको संज्ञा की परिभाषा लिख देनी है, और इसके बाद संज्ञा की जो ये 5 प्रकार हैं, इनको क्रम से लिखकर इनकी व्याख्या करनी है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी आपको परिभाषा देनी है और उदाहरण लिखना है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा देनी है, उदाहरण लिखना है। समूहवाचक संज्ञा, फिर नीचे परिभाषा और उदाहरण लिखना है। फिर हेडिंग में लिखेंगे आप द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर आप परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा और परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना होता है। अगर हम प्रश्न को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं और उत्तर का कोई भाग नहीं लिख पाते हैं या तरीके से उत्तर नहीं लिख पाते हैं, तो हमारे नंबर कट जाते हैं। इसलिए संज्ञा को आप अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्न कौन सा आया है उसके अनुसार आपको उत्तर कौन सा देना है, इसे भी अच्छी तरह से समझ लें।